लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फायरवॉल क्या होता है, कौन कौन से अप्लायंस आते हैं फायरवॉल के फोर्टिगेट के अंदर। मतलब फायरवॉल खुद एक अप्लायंस है, और फोर्टिगेट के क्या क्या डिवाइसेस आते हैं, सैंडबॉक्स आता है, फोर्टी वाईफाई आता है, एपी आता है, फोर्टी सिम आता है। तो वो सब चीजें देखी थी हमने, और कितने टाइप के फायरवॉल्स होते हैं। हम्म। तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। हम्म। तो देखो, इसमें जो प्लेटफॉर्म होता है फोर्टिगेट का, कैसा होता है, जब भी हम कोई डिवाइस लेते हैं, कोई फिजिकल डिवाइस होगा या वर्चुअल होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर फिजिकल डिवाइस है तो उसके ऊपर कुछ सीपीयूज होता है, सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट, कंटेंट प्रोसेसर का सीपीयू, अलग अलग चिप्स होती है, हार्डवेयर बॉक्स के अंदर होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर इंस्टॉल होता है 40 ओएस, फोर्टिगेट का ओएस, जिसको हम फर्मवेयर भी बोलते हैं, वो इंस्टॉल होता है। और उसके ऊपर क्या होता है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर होते हैं या यूटीएम के फीचर होते हैं, एंटीवायरस होता है, वेब फिल्टरिंग होता है, आईपीएस होता है, एंटी स्पैम होता है। वो सब चीजें हमारी 40 ओएस के ऊपर होती है। अगर हम इन चीजों को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है हमें फोर्टिगार्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस, यानी कि लाइसेंस हमें जरूरत होती है। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा फायरवॉल का, तो ये चीजें हमारी काम नहीं करेगी। एंटीवायरस आपका काम नहीं करेगा, वेब फिल्टरिंग आपका काम नहीं करेगा। तो काफी चीजें हैं, वो चीजें काम नहीं करती। जैसे कि वीपीएन है, वीपीएन हमारा काम करता है विदाउट लाइसेंस के भी, और स्टैटिक यूआरएल है, कुछ चीजें हमारी वर्क करती है, कुछ चीजें नहीं करती है। अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन सर्विसेज होती है तो उसके लिए हमारे पास सपोर्ट भी अवेलेबल होती है, और ये सब चीजें जैसे कि वेब फिल्टरिंग, आईपीएस, ये स्मूथली काम करता है और हमारे नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। ऐसे ही हमारे पास, जैसे हमारे पास फायरवॉल होता है, तो ऐसे ही 40 वेब होता है, 40 ईमेल होता है, 40 सैंडबॉक्स होता है। ये हमारे अलग डिवाइसेस होते हैं। जैसे हमारा फायरवॉल होता है वैसे ही ये भी डिवाइसेस होता है। ये भी किसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं, जो भी हमारी 40 मेल की सर्विसेज होंगी वो किसके ऊपर इंस्टॉल होगी, 40 ओएस के ऊपर। तो ऐसे हमारे पास 40 क्लाइंट आता है, इसका भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन होगा, तभी हमारा एंटीवायरस काम करेगा, और जो जो हमारे फीचर्स ले रखे हैं हमने, वो चीजें काम करेगी। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, इसमें फिजिकल डिवाइस होता है। फिजिकल डिवाइस के ऊपर हम ओएस इंस्टॉल करते हैं। ओएस के ऊपर हमारे सर्विसेज होती है, वेब फिल्टर, आईपीएस, एंटीवायरस, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की जो भी सर्विसेज होंगी, और उसके बाद हमें लेना पड़ता है लाइसेंस। सर विदाउट 40 क्लाइंट भी वीपीएन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, 40 क्लाइंट के बिना आप वीपीएन यूज तो कर सकते हो, बट वो क्या होगा, वेब बेस्ड वीपीएन होगा। अगर आपके पास 40 क्लाइंट इंस्टॉल्ड आपके कंप्यूटर में और जस्ट आपको वीपीएन ही यूज करना है, तो वीपीएन उस केस में कर पाओगे। बट 40 क्लाइंट के अंदर और भी फीचर होते हैं, जैसे एंटीवायरस की तरह भी काम करता है, एंड पॉइंट की तरह भी काम करता है, वो चीजें बिल्कुल। काम नहीं करेगी। लेकिन जो वीपीएन है वो आप यूज कर पाओगे विदाउट लाइसेंस भी। ओके। तो ये तो हो सर गया उसमें हमारा क्या। लिमिटेशन भी होगी ना इसमें वीपीएन में, कितने यूजर हम कनेक्ट कर हाँ, सकते हैं? हाँ, अगर आपके पास, ये डिपेंड करता है आपके मॉडल पर, और दूसरा ये डिपेंड करता है आपके लाइसेंस पर। अगर आपका अनलाइसेंस फायरवॉल है तो उसमें कुछ लिमिटेशन होगी, आप 10 यूजर कर सकते हो, 4 यूजर कर सकते हो। सब फायरवॉल्स का अपना अलग अलग होता है, कौन कितने यूजर आपको लॉगिन करने देता है। ओके। ये तो था हमारा फिजिकल डिवाइस का प्लेटफॉर्म, हमने बताया। अगर वर्चुअल डिवाइस होता है हमारे पास, तो वर्चुअल डिवाइस में क्या होता है, हमारे पास एसपीयूज नहीं होते। जो भी हमारी सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट होती है या हार्डवेयर एक्सेलरेशन के जो काम करते हैं हमारे चिप्स, वो चीजें अवेलेबल नहीं होती हमें वर्चुअल में। वो सिर्फ किस में अवेलेबल होगी, अगर आप फिजिकल डिवाइसेस लेते हैं। अगर आप क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करते हो, तो क्या होता है वहां पर, डिप्लॉय फोर्टिगेट इन अ वर्चुअल नेटवर्क, फोर्टिगेट वीएम, सेम फीचर एज अ फिजिकल अप्लायंस एक्सेप्ट एसपीयूज। जो एसपीयूज होते हैं हमारे हार्डवेयर एक्सेलरेशन की चिप्स होती है, वो चीजें हमें नहीं मिलती है वीएम के अंदर। अगर आप क्लाउड पे अपना होस्ट कर रहे हो फायरवॉल,
तब भी आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। अगर आप VMware के अंदर कर रहे हो तो वहां भी आपको ये चीजें अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो वर्चुअल डिवाइस में ये चीजें नहीं होती है। VM और फिजिकल अप्लायंसेस कॉन्फ़िगरेशन इज एसेंशियल द सेम। जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना आपकी, जो आपके फिर कमांड्स होगी या कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जोन कैसे क्रिएट करना है, सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है, वो सब चीजें सेम होगी एक्सेप्ट आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होगा आपका क्लाउड पर VM में होगा या VM के अंदर वहां भी VM होगा। लेकिन आपका फिजिकल डिवाइस लेना है तो उसका हार्डवेयर आपका अलग होगा। उसके अंदर क्या होंगे आपके पास, SPUs होंगे, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ये अलग अलग टाइप के आते हैं, कंट्रोल प्रोसेसर होता है, नेटवर्क प्रोसेसर होता है, ये हमारी हार्डवेयर एक्सेलरेशन के लिए काम में आती है फायरवॉल में। अगर आप VM की स्पेसिफिकेशन में आपको बताऊं यहाँ पर, तो आपको कितने CPU मिलते हैं इसमें, 1 2 4 8, मैक्सिमम 8 वर्चुअल CPUs मिलते हैं। हाइपरवाइजर कौन कौन सा सपोर्ट करता है आपका, यानी कि जिस जिस पर आप अपना VM इंस्टॉल कर सकते हैं FortiGate का, कौन से प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल कर सकते हैं, VMware के ऊपर कर सकते हैं, Hyper-V के ऊपर कर सकते हैं, KVM की तरह यूज कर सकते हैं इसको, Citrix के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने FortiGate के VM को, ओपन सोर्स जेन होता है उसमें कर सकते हैं, Azure के अंदर होस्ट कर सकते हो, Amazon AWS के अंदर भी आप अपना VM इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। मेमोरी इसकी मैक्सिमम कितना, 12 GB सपोर्ट करेगा हार्डवेयर को, सॉरी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। और जो आपके इंटरफेसेस होते हैं इसमें 2 to 4 NIC यहाँ पर आपको ये सपोर्ट करेगा। और स्टोरेज कितनी मिलती है, 40 GB प्लस। स्टोरेज आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, बट ये 40 GB इसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर फिजिकल डिवाइस में और वर्चुअल डिवाइस में ये डिफरेंस है, जो सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है वो हमें फिजिकल डिवाइस में मिलती है, और जो हमारी स्पीड अप करता है हमारे नेटवर्क को, तो वो कौन करता है, फिजिकल डिवाइस करता है, क्योंकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है हमारे फिजिकल डिवाइस के अंदर जो कंपनी की तरफ से आती है, कंटेंट प्रोसेसर की चिप्स होती है, और जो हम हार्डवेयर एक्सलेशन की चिप्स होती है वो सारी अवेलेबल होती है हमारे फिजिकल डिवाइस में। अगर आप VM के अंदर इंस्टॉल करोगे तो वो चीजें आपको नहीं मिल पाती है, उसमें आपको जस्ट डिसाइड करना पड़ता है जो आपने कितने CPUs लेने हैं, 2 लेने हैं, 4 लेने हैं, 8 लेने हैं। तो ऑलवेज प्रेफर करो, इफ पॉसिबल यू शुड हैव अ फिजिकल डिवाइस। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपके पास कोई डिवाइस आता है तो वो आपके पास फैक्ट्री डिफॉल्ट की सेटिंग में आता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, कॉन्फ़िगर्ड होगा, आपको IP वगैरह पता होंगे तो वेल एंड गुड। अगर आपको IP नहीं पता, आपने सेकेंड हैंड डिवाइस लिया है, सेकेंड हैंड वैसे कोई लेता नहीं है कंपनी में, न्यू डिवाइस आता है जो कि फैक्ट्री डिफॉल्ट होता है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए या अपना किसी और दूसरी लोकेशन से आपने हार्डवेयर मंगाया है, तो उसको कैसे इंस्टॉल करना होता है आपको अपने नेटवर्क में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी। अगर फैक्ट्री डिफॉल्ट पहले से ही है तो वेल एंड गुड। जब आप फैक्ट्री डिफॉल्ट कर देते हो, उसको रीसेट कर देते हो, तो उसके बाद एक डिफॉल्ट IP होता है कॉन्फ़िगर्ड हमारे फायरवॉल के ऊपर। वो क्या होता है, 192.168.1.99। ये IP कॉन्फ़िगर्ड होगा। अगर आपके हाईयर मॉडल है तो उसमें मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, मैनेजमेंट इंटरफेस होता है डेडिकेटेड। अगर आपका कोई सोहो टाइप का मॉडल है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस टाइप का मॉडल है, कोई छोटे वाला जैसे 40F हो गया, 50F हो गया, तो इस टाइप के मॉडल है, तो उसमें क्या होता है, पोर्ट 1 होता है। मैनेजमेंट के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंटरफेस ऑन हाई एंड एंड मिड रेंज मॉडल्स, जो आपके हाई एंड और मिड रेंज मॉडल होंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका मैनेजमेंट इंटरफेस होगा डेडिकेटेड। उससे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप को, और लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद आपको एक IP प्रोवाइड करना पड़ेगा इस रेंज के अंदर। हो सकता है आपको DHCP से भी IP मिल जाए। अगर आपको DHCP से IP नहीं मिलता है तो आपको इस सीरीज में आपको एक IP असाइन करना है अपने लैपटॉप में,
और फिर आप क्या करोगे, लैपटॉप में सपोज करो आपने 1.100 असाइन कर दिया, 192.168.1.100। तो आपको कंसोल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ब्राउजर में 192.168.1.99। अदरवाइज आप कंसोल भी ले सकते हो, पट्टी भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। और जो आपके इंटरनल इंटरफेस और एंट्री लेवल के मॉडल आते हैं, जो आपके एंट्री लेवल के मॉडल आएंगे तो उसमें क्या होता है, एक आपका इंटरनल इंटरफेस होता है, इंटरनल इंटरफेस होता है या फिर पोर्ट वन होगा। आपको दो चीजें लिखी मिलेगी, या तो पोर्ट वन लिखा हुआ मिलेगा या आपको इंटरनल इंटरफेस। जो इंटरनल इंटरफेस होता है उन्हीं को हम पोर्ट वन, पोर्ट टू, पोर्ट थ्री वो सब चीजें बोलते हैं। बट वहां पे आप देखोगे तो पोर्ट वन होगा, पोर्ट वन पे आप क्या करोगे, अपना केबल कनेक्ट करोगे लैपटॉप का, फास्ट इथरनेट, जिसको हम लैन केबल भी बोलते हैं, वो कनेक्ट करिए। उसके बाद क्या होगा, एक आईपी मिल जाएगा आपके इंटरफेस पर, जो आपका लैपटॉप का इंटरफेस है उस पे एक आईपी असाइन हो जाएगा डीएचसीपी से सेम रेंज में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब आपका आईपी असाइन हो जाएगा आप पिंग करोगे 192.168.1.99 को, पिंग आएगा, पिंग रिस्पॉन्स आने के बाद आप क्या करोगे, कंसोल ले सकते हो, उसका एचटीटीपीएस करोगे तो कंसोल आ जाएगा। अगर आपको आईपी असाइन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी आईपी सेम रेंज का 192.168.1.100 कर सकते हो या 1.101 कर सकते हो, कोई भी एक आईपी असाइन करोगे और उसके बाद फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो। पिंग एचटीटीपीएस एंड एसएसएच प्रोटोकॉल मैनेजमेंट अनेबल्ड, जो ये वाली प्रोटोकॉल है ये अनेबल्ड होंगी बाय डिफॉल्ट। आप पिंग कर सकते हो, एचटीटीपीएस कर सकते हो, एसएसएच कर सकते हो। बिल्ट इन डीएचसीपी सर्वर इज अनेबल्ड ऑन अ पोर्ट वन और इंटरनल इंटरफेस। अब डीएचसीपी क्या काम करता है, डीएचसीपी आप काम करता है यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करने का क्लाइंट एंड पर। अगर आप केबल कनेक्ट करते हो तो आपको एक ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा अपने लैपटॉप के ऊपर। ओनली ऑन एंट्री लेवल मॉडल दैट सपोर्ट डीएचसीपी, जो आपके एंट्री लेवल मॉडल होंगे उनमें डीएचसीपी आएगा, और जो आपके हाई एंड मॉडल होंगे उनमें आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा स्टैटिक आईपी सेम रेंज का 192.168.1.100 या जो भी आप करना चाहते हो। जब आप कंसोल ले लेते हो तो उसके बाद आता है कि भाई यूजर आईडी और पासवर्ड क्या डालना है मेरे को, क्योंकि उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। जो यूजर आईडी होगा वो होगा आपका एडमिन, और जो पासवर्ड होगा वो आपका ब्लैंक होगा, मतलब कि आपको पासवर्ड टाइप नहीं करना है वहां पर। जब आप एंटर करोगे ब्लैंक छोड़कर, सिर्फ सिंपली आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको क्या पूछा जाएगा, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और फिर आपको कंफर्म पासवर्ड। जब आप कंफर्म कर दोगे पासवर्ड, उसके बाद वो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा, फिर आप उस पासवर्ड को नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हो लॉगिन करने के लिए। जब आप कंफर्म कर दोगे तो दोबारा से आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और फिर आप अपने डिवाइस को लॉगिन कर पाओगे। कैन एक्सेस FortiGate ऑन द CLI कंसोल विदाउट नेटवर्क, CLI कंसोल विज एंड टर्मिनल एमुलेटर सच एज पट्टी, टेराटम। तो ये हमारे कुछ डिवाइस आते हैं, कुछ वो चीजें आती है जैसे कि पट्टी आता है हमारा, तो पट्टी से भी आप कंसोल ले सकते हो। अगर आपको देखो, दो चीजें होती है जब भी आप CLI कंसोल लेते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कंसोल ले लिया तो GUI के ऊपर भी आपको एक कंसोल का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप पट्टी के थ्रू या टेराटर्म इनके थ्रू भी आप CLI कंसोल ले सकते हो अपने फायरवॉल का। तो वो डैशबोर्ड में ऑप्शन आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से दिखेगा। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कर लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अब FortiGuard सब्सक्रिप्शन सर्विसेज ये क्या होता है, ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है जब भी हम कोई डिवाइस लेते हैं और अपने नेटवर्क में रन करते हैं। अगर आप ये चीजें नहीं लोगे, अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे FortiGate का, तो उससे क्या होगा, आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी आप यूज नहीं कर पाओगे, आपकी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स काम नहीं करेगी और आप अपने नेटवर्क को सिक्योर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपके लिए
आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए फायरवॉल का। तो ये जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी फायरवॉल लेते हो तो उसके साथ लाइसेंस आएगा ही आएगा फर्स्ट टाइम, और उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है उसका कॉन्ट्रैक्ट। प्रोवाइडेड बाय फोर्टिगार्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मेजर डेटा सेंटर इन नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। जो इसके मेजर डेटा सेंटर है वो कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप में। फोर्टिगेट प्रेफर्स द डेटा सेंटर इन द नियरेस्ट जोन। जो भी आपके नियरेस्ट जोन में होंगे डेटा सेंटर, फोर्टिगेट उसको प्रेफर करेगा और वहां से आपको अपडेट्स मिलेंगे। जो भी सिंक्रोनाइजेशन होगी कहाँ से मिलेगी? आपके नियरेस्ट डेटा सेंटर से। बट बट विल एडजस्ट बाय सर्वर लोड। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो सर्वर लोड के अकॉर्डिंग। मतलब कि आपको तो नहीं पता लगेगा, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो वो कर पाओगे। वैसे इसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आप टाइम जोन सिलेक्ट करोगे, क्लॉक सेट करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप आपका सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के अकॉर्डिंग, अगर आपने ले रखा है लाइसेंस, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी नियरेस्ट डेटा सेंटर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी सर्वर पर लोड ज्यादा होगा तो फोर्टिगेट अपने अकॉर्डिंग आपको किसी और डेटा सेंटर से अपडेट्स सेंड करेगा। पैकेज अपडेट्स, फोर्टिगार्ड एंटीवायरस एंड आईपीएस। अगर आपको अपडेट करना है अपना फायरवॉल, सपोज करो आपने एंटीवायरस अपडेट करना है। एंटीवायरस देखा आपने लास्ट टाइम भाई 5 दिन पहले अपडेट हुआ था, तो आपको आपको दोबारा से अपडेट करना है। दो चीजें, या तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, शेड्यूल में ऑटो अपडेट होता है एक वीक में आपने कब शेड्यूल किया। दूसरा, अगर आपको मैनुअल करना है, अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है और आपको चेक करना है कि भाई एंटीवायरस मैं अपडेट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, कई बार ऐसे सिनेरियो आता है ना एंटीवायरस हमारा अपडेट नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? ये वाली कमांड रन करोगे, update.fortiguard.net। तो इससे क्या होगा? आपका एंटीवायरस हुआ, आपका वेब फिल्टर हुआ, आईपीएस हुआ, ये सब चीजें आपकी अपडेट होंगी। तो ये वाली जो कमांड है, इससे क्या होगा? एंटीवायरस एंड आईपीएस। और ये किस पे काम करता है? 443 पर अपडेट्स लेने के लिए। ठीक है, जो भी सर्विसेज है उससे सारी चीजें अपडेट होती है, वो हम देखेंगे। ऑप्शन आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ पर अवेलेबल होगा। आप इस कमांड के थ्रू अपने फायरवॉल को अपडेट कर सकते हो। जो और ये किस पे काम करता है? 443 पर। टीसीपी 443 का कनेक्शन स्टेब्लिश करता है अपडेट्स लेने के लिए। लाइव क्वेरी सेंड करता है फोर्टिगार्ड वेब फिल्टरिंग, डीएनएस फिल्टरिंग एंड एंटी स्पैम। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अ, जब भी आप कोई वेब फिल्टर कॉन्फ़िगर करते हैं या डीएनएस फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके लिए फायरवॉल आपका लाइव क्वेरी सेंड करता है। सपोज करो आपने सोशल मीडिया कॉन्फ़िगर किया। अब सोशल मीडिया में तो साइटें आती रहती है ना, मान लो अभी तो जो डेडिकेटेड हमें पता है वो तो पता ही है, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब चीजें किस में आता है? सोशल मीडिया में आता है। अगर आपने कोई साइट ब्लॉक करी है तो इसके लिए ऑलवेज क्या करेगा आपका फायरवॉल? और आपका फायरवॉल लाइसेंस है तो क्या करेगा? लाइव क्वेरी सेंड करेगा आपके फोर्टिगार्ड के पास, वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने के लिए कैसे? सपोज करो आपने फेसबुक ब्लॉक किया, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये सिस्टम आपका, सिस्टम की रिक्वेस्ट जाएगी फायरवॉल के पास। फायरवॉल के पास रिक्वेस्ट गई, इसका एक फोर्टिगार्ड का यहाँ पे डेटा सेंटर होगा, एक ही आपका इंटरनेट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? पहली रिक्वेस्ट गई फायरवॉल के पास, फायरवॉल कहाँ चेक करेगा कि यहाँ पर ये तो यार वेब फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है, फेसबुक ब्लॉक दिखा रहा है, तो इसके लिए क्वेरी सेंड करेगा यहाँ पे फोर्टिगार्ड सर्वर के पास। फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा, फिर अकॉर्डिंगली उसको ब्लॉक करेगा। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आपने ब्लॉक कर दिया, अब फेसबुक है, फेसबुक एक्सेस किया, तो फेसबुक के लिए क्वेरी, लाइव क्वेरी जाएगी आपके फोर्टिगार्ड सर्वर के पास। फोर्टिगार्ड चेक करेगा ये तो सोशल मीडिया से बिलोंग करता है, फिर इसका रिप्लाई आएगा यहाँ पर, और सोशल मीडिया से किया जाएगा ये तो ब्लॉक है, तो फायरवॉल क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से आपका लाइव क्वेरी होती है। ऐसी आपका डीएनएस फिल्टरिंग के लिए लाइव क्वेरी होती है। अगर आपको लाइव क्वेरी चेक करनी है तो कैसे चेक करोगे? आपको ये चीजें रन करनी है, इसको आप पिंग करके देख सकते हो आपकी लाइव क्वेरी हो रही है या नहीं हो रही है। फॉर प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल यूडीपी पोर्ट नंबर 53 एंड 8888। तो ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है फोर्टिगेट की। और एक ये यूआरएल हमारे पास, फॉर HTTPS ओवर 443 53 और 8888, इन चीजों पर ये काम करता है।
FortiOS uses FortiGuard server for DNS request. DNS request के लिए भी हमारा कौन सा सर्वर यूज होता है? FortiGuard का सर्वर यूज करता है FortiOS हमारा. By default uses DNS over TLS to secure DNS traffic. DNS ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर क्या होता है? DNS over TLS आपका काम करता है. DNS मतलब कि TLS के ऊपर ये काम करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. Which protocol does FortiGate use download antivirus and IPS? कौन सी प्रोटोकॉल के थ्रू आपका डाउनलोड करता है अपडेट्स एंटीवायरस के लिए और आईपीएस के लिए? टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू. अगर आपका एक बार अपडेट नहीं होगा तो दोबारा से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी. हाउ डज FortiGate check content for spam and malicious websites? लाइव क्वेरी टू FortiGuard ओवर यूडीपी और HTTPS. लाइव क्वेरी फॉरवर्ड करता है. तो यहाँ तक किसी को डाउट अभी? नहीं सर, क्लियर है. अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको कंसोल लेना है FortiGate का, तो दो चीजें होती है. या तो आप CLI से ले सकते हो या आप GUI से ले सकते हो. GUI से लेना है तो आपको वेब ब्राउजर के थ्रू जाना पड़ेगा. वहां पे आप HTTP आपने अनेबल कर रखा होगा या फिर HTTPS. अगर आपको CLI कंसोल लेना है तो इसके क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? आप डायरेक्ट कंसोल केबल लगा सकते हो, SSH ले सकते हो. अगर आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, टेलनेट अनेबल कर रखा है, वो आप कर सकते हो. बट नाउअडेज वी डोंट अनेबल दी टेलनेट. तो टेलनेट हमें अनेबल नहीं करना होता है और ये अनेबल भी नहीं होता है. फिर इसके बाद GUI विजिट. जब भी आप GUI लोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से मिलेगा. यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप GUI ले सकते हो अपने फायरवॉल का. जो CLI होता है हमारा, CLI में कुछ एडवांस सेटिंग होती है हमारी जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि हमारी GUI में विजिबल नहीं होती. इसके बाद आता है हमारा यूजर क्रिएशन, वो हम देखेंगे. पहले हम चलते हैं थोड़ा सा लैब कर लेते हैं कि भाई कैसे फायरवॉल को फर्स्ट टाइम हमें कॉन्फ़िगर करना होता है. तो यहाँ पे ये मैंने लैब सेटअप कर रखी है एक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे FortiGate है, ये हमारा पोर्ट 1 अभी किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ पे. तो यहाँ पर मैंने HTTPS अनेबल करना है पहले. वैसे हम वैन इंटरफेसिस पर कभी भी HTTPS अनेबल नहीं करते. अगर करना भी पड़े तो हमें डेडिकेटेड आईपी यहाँ पे डालना होता है कि कौन से पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट आए, तभी हमारा एक्सेस हो. बट ये लैब एनवायरनमेंट है, इसके अंदर हम कर लेते हैं, टेस्टिंग हमें करनी है. तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके इसको वाइप करूंगा. ये हमारा वर्चुअल है, यहाँ पर अभी VNG के अंदर सेटअप कर रखा है. इसके अंदर हमारा इस टाइप से वाइप होगा. अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस है तो उस जो लोअर मॉडल होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है, डेडिकेटेड आपको रीसेट करने का बटन होता है पीछे की साइड में. आप वहां से क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो अपने फायरवॉल को. मैंने कंसोल लिया, ओपन करता हूँ. ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्ट होने में टाइम लेगा. देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया. पहले सीरियल नंबर दिखा रहा है, क्या सीरियल नंबर है हमारा फायरवॉल का? अब देखो हमने कंसोल लिया. कंसोल लेने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सपोज करो इसको लॉगिन करना है मुझे, जो हमने अभी डिस्कस किया स्लाइड में. यूजर नेम क्या होगा? एडमिन. और पासवर्ड क्या होगा? नील. यानी कि मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, ब्लैंक छोड़ दिया. अब ये क्या कर रहा है, यू आर फोर्स टू चेंज योर पासवर्ड, प्लीज इनपुट ए न्यू पासवर्ड. न्यू पासवर्ड हम सेट करेंगे, फिर हम कंफर्म करेंगे पासवर्ड को. अब देखो फायरवॉल हमारा लॉगिन हो गया. अब मैं क्या करता हूँ, इसको होस्ट नेम चेंज करता हूँ. होस्ट नेम की सिंपल सी कमांड है कॉन्फ़िग, या फिर इसको हम अभी छोड़ देते हैं, लेटर ऑन देखेंगे. तो यहाँ पर मुझे इंटरफेस देखना है. तो इंटरफेस में कैसे चेक करूंगा, कैसे मैं GUI अनेबल करूंगा?
अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस होगा तो उस पे आपको डायरेक्ट कंसोल मिल जाएगा, एचटीटीपीएस अनेबल होगा। और जैसे हमने पोर्ट 1 की बात करी थी, पोर्ट 1 पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड होता है और उस पर क्या अनेबल होता है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एसएसएच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पोर्ट 1 की कॉन्फ़िगरेशन। शो सिस्टम इंटरफेस, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पर ये चीजें दिखाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कमांड रन करता हूँ, शो सिस्टम इंटरफेस। देखो पोर्ट 1 आ गया। पोर्ट 1 पर हमने क्या डिस्कस किया था, डीएचसीपी अनेबल होता है, डीएचसीपी से हमें आईपी मिलता है, सेट अलाउ एक्सेस, पिंग, पिंग भी अनेबल है, एचटीटीपीएस भी अनेबल है, एसएसएच भी अनेबल है, और एफजीएफएम ये हमारा 40i मैनेजर से कनेक्टिविटी के लिए होता है। तो ये भी अभी हमारा अनेबल है। यहाँ पे फिजिकल टाइप है, जो इंटरफेस है कौन सा है, वर्चुअल नहीं है, विलेन नहीं है, फिजिकल इंटरफेस है। तो ये चीजें वेरीफाई कर सकते हो। जब भी आपको डीएचसीपी से आईपी मिलेगा फायरवॉल में, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको इस कमांड के थ्रू आईपी नहीं दिखाई देगा। इस कमांड से क्या होता है, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की होती है फायरवॉल में मैनुअली, वो आपको दिखाई देगा। अगर आपको आउटपुट चेक करना है, आउटपुट किससे चेक होगा, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करोगे। देखो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखो पोर्ट 1 पे हमें क्या दिखा रहा है, 192.168.190.146 आईपी दिखा रहा है। बट यहाँ पे एक्चुअल एनवायरनमेंट में आपको कौन सा आईपी मिलेगा, 192.168.199। ये हमारा डिफॉल्ट आईपी होता है। तो यहाँ पे देखो ये हमें दिख रहा है, या फिर आप एक कमांड और रन कर सकते हो, जैसे शो सिस्टम इंटरफेस किया आपने। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करता हूँ, देखो यहाँ से भी हमें आईपी दिख रहा है, पोर्ट 1 है, स्टेटस अब दिखा रहा है। और मैं यहाँ पर ये वाली कमांड चलाता हूँ, देखो यहाँ पर भी हमें क्या दिखा रहा है, स्टेटस अब दिखा रहा है, कितनी स्पीड सेट कर रखे है, फुल डुप्लेक्स में है, और आईपी क्या है। तो मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरा एचटीटीपीएस यहाँ पे अनेबल्ड है। मैंने क्या किया, कंसोल ले लिया। अब देखो ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो मेरा अभी फायरवॉल का फर्मवेयर है यहाँ पे ओल्ड फर्मवेयर है। तो हम न्यू फर्मवेयर के साथ भी देखेंगे, ओल्ड फर्मवेयर में क्या होगा, एचटीटीपीएस से एक्सेस होता है। कुछ गूगल का हमारा सिक्योरिटी यहाँ पे फीचर है, जो ओल्डर फर्मवेयर या ओल्डर इंक्रिप्शन पैरामीटर होते हैं हमारे, उनको सपोर्ट नहीं करता। देखो एसएसएल प्रोटोकॉल एरर दे रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचटीटीपी के थ्रू कंसोल लेते हैं। नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले ये करता हूँ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पिंग करता हूँ। पहले पहले दोबारा से आईपी वेरीफाई कर लेते हैं, 192.146 पिंग करेंगे अपने सिस्टम से। पिंग 192.168, 190, 146, 190, 146। देखो पिंग आ रहा है, पिंग आ रहा है तो हमें कंसोल भी आना चाहिए। मैं आईपी को दोबारा कॉपी करूंगा यहाँ से। अब यहाँ पर एच टी टी पी, देखो यहाँ पर हमें कंसोल नहीं आ रहा, हो सकता है हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े, बट आपके डिफॉल्ट सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, शो सिस्टम इंटरफेस। अब देखो एचटीटीपीएस अनेबल है यहाँ पे, एचटीटीपीएस से हमारा कंसोल नहीं आ रहा है, और एचटीटीपी पे तो आएगा नहीं क्योंकि हमने एचटीटीपी यहाँ पे अनेबल नहीं किया है। तो अनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट तीन चीजें हमने देखी थी अनेबल होती है, एचटीटीपीएस, पिंग और एसएसएच। तो एक बार स्लाइड में भी वेरीफाई कर लेते हैं। पिंग, एचटीटीपीएस और एसएसएच, तो ये तीन चीजें हमारी बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होगी इंटरफेस पर।
बट यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, हमें HTTPS के थ्रू कंसोल नहीं आ रहा, हमें HTTP भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, कॉन्फ़िग सेम हमारी कमांड होती है यहाँ पर। जैसे आप देखोगे, अगर मैं इसको भी कॉपी करता हूँ ना, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1, इसको डाल के फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाली कमांड रन करता हूँ, सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS SSH और HTTP, तो हमारा HTTP भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैनुअली कर रहा हूँ, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट, एडिट कौन सा करना है, पोर्ट 1, सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP, जो चीजें हमने पहले से अनेबल कर रखी है वो दोबारा यहाँ पे डालनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, पिछली चीजें चली जाएंगी और जो हमने अभी कमांड रन करी है वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। HTTP HTTPS SSH, और मैं यहाँ पर शो कमांड रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा शो से, क्या क्या अनेबल है, पिंग HTTP SSH और HTTP। अब ये चीजें अनेबल है, इससे पहले क्या था, FGFM भी हमारा यहाँ पे दिखा रहा था। मैं एंड करता हूँ तो इसको कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिक हमारी सेव हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे सेव कर दी। अब चलते हैं फायरवॉल पर, कमांड के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमारा जस्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा इश्यू आएगा कमांड के साथ, एडमिन, और ये मैंने पासवर्ड भी यहाँ पे सेट किया था एडमिन। लॉगिन हो गया फायरवॉल हमारा। इस जब भी आपका फर्स्ट टाइम फायरवॉल आप लॉगिन करते हो तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीट द सेटअप ऑफ दिस FortiGate। तो आपको ये, अगर आप बिगन पर करते हो तो वन बाय वन आपसे पूछा जाएगा सारी चीजें आपको सेटअप करने के लिए फायरवॉल को, जैसे सिस्को में आता है ना, आप नो कर दो तो यस करोगे तो आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा आगे। तो ऐसे ही यहाँ पर सेम ऑप्शन है, बिगन करोगे तो यहाँ पे देखो होस्ट नेम बोलेगा सेट करने के लिए, होस्ट नेम आप सेट कर दो यहाँ पे FW1। अगर आपको यूज डिफॉल्ट करना है तो आप डिफॉल्ट कर सकते हो, ये कर दिया मैंने सेट, ओके कर दिया। यहाँ पर इसको मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ और देखो ये चीजें आ गई, फेल टू लोड द इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो हमें नहीं चाहिए और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखो आ गया हमारा फायरवॉल। अगर आप लेटर करते हो तो लेटर के बाद सिंपली आपका ये वाला पेज ओपन यहाँ पर हो जाता है। अब देखो, हमने कंसोल की बात करी थी यहाँ पे, एक आपको यहाँ पे कंसोल मिल गया CLI का, एक आप SSH ले सकते हैं, टेलनेट ले सकते हैं, और डायरेक्ट कंसोल केबल लगा के भी आप CLI का कंसोल ले सकते हैं। और GUI है, आपको GUI इस टाइप से दिखेगा। GUI में सबसे पहले स्टेटस आता है, स्टेटस में डैशबोर्ड के अंदर स्टेटस, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देगा, कुछ डिवाइस की डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि होस्ट नेम क्या है फायरवॉल का, सीरियल नंबर क्या है, फर्मवेयर क्या है, देखो काफी ओल्ड फर्मवेयर है 6.4.4, तो इसको हम न्यूअर में चेंज करेंगे बाद में, जब अभी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो न्यूअर पे ही हम करेंगे। तो ये 6.4.4 है फर्मवेयर, और बिल्ड नंबर होता है हमारा यहाँ पर 1803, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द फर्मवेयर, और कोई भी पैच अपडेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग बिल्ड नंबर आपका चेंज हो जाता है। सपोज करो कोई बग आ गया आपके फर्मवेयर में, है ना, तो आप क्या करते हो, आपको टेक से बात करनी होती है कि ये इशू आ रहे हैं मेरे को मेरे फायरवॉल में, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो क्यों आ रहे हैं आपको वो इशू, है ना, क्या रीजन है उनका। तो आप टेक से कांटेक्ट करते हो तो टेक बताता है यार इस टाइप के इश्यूज हमारे पास काफी आ रहे हैं, तो ये जो फर्मवेयर है आपका फर्मवेयर वेरीफाई करेगा, और फर्मवेयर वेरीफाई करने के बाद आपको क्या सजेशन देगा कि आप इसको अपग्रेड कर लो, या फिर आपको कोई बिल्ड नंबर दे देगा या पैच, जैसे कहते हैं ना विंडोज के अंदर पैच इंस्टॉल करते हैं कि भाई विंडोज अपडेट कर लो ये वाले पैचेस आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपका फायरवॉल का है, फायरवॉल में बता दिया जाएगा आप 6.4.4 या 2034 ऐसे कुछ होगा तो उस पे आप अपग्रेड कर लो अपना फायरवॉल। तो ये आपके इश्यूज है ये शॉर्ट आउट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये इश्यू नहीं आएंगे। तो ऐसे ही ये हमारे पास यहाँ पे बिल नंबर दे रखा है 1803,
नेट मोड मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि लेयर 3 मोड। लेयर 3 मोड में हमारा फायरवॉल यहाँ पे काम कर रहा है अभी। एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है, ट्रांसपेरेंट मोड में भी हम अपने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिस्टम टाइम आ रहा है, फिर उसके बाद अप टाइम कितनी देर से ये अप है, यहाँ पे 11 मिनट से ये अप दिखा रहा है। वैन आईपी क्या है, वैन आईपी अननोन दिखा रहा है। अब यहाँ पे अभी हमने कोई भी वैन आईपी के लिए नेम यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया। अब देखो जैसे मैं जाता हूँ, वैन आईपी अभी हमारी सेट नहीं है यहाँ पे। 40 के सपोर्ट, देखो लाइसेंस की चीजें आ गई यहाँ पे। हमारे पास आईपीएस का लाइसेंस नहीं है। आईपीएस का हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैनुअली क्रिएट करेंगे आईपीएस के सिग्नेचर, तो वो तब देखेंगे। आईपीएस का यहाँ पे लाइसेंस नहीं है। फर्मवेयर एंड जर्नल अपडेट, आप फर्मवेयर अपडेट अपग्रेड नहीं कर सकते, जर्नल अपडेट्स आप नहीं ले सकते। एंटीवायरस आप देख सकते हो यहाँ पे नॉट सपोर्टेड कह रहा है। नॉट सपोर्टेड क्यों कह रहा है, क्योंकि आपका जो लाइसेंस है वो है नहीं फायरवॉल पर। वेब फिल्टरिंग को भी ये सपोर्ट नहीं करता है। 40 टोकन 00 दिखा रहा है, अनेबल टू कनेक्ट टू 40 गार्ड सर्वर। जब भी आप अपने फायरवॉल का लाइसेंस लोगे तो ये यहाँ पर ऐसे ऑप्शन नहीं आना चाहिए। 40 गार्ड से ऑलवेज आपकी रिचेबिलिटी होनी चाहिए। अभी हमारा अनलाइसेंस फायरवॉल है तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है एलोकेटेड वी सीपीयू, एलोकेटेड रैम। रैम यहाँ पे देखो 2 GB रैम हमें दिखा रहा है। और क्या क्या आता है, 40 क्लाउड। 40 क्लाउड पे क्या होता है, 40 क्लाउड पे आप जो भी लाइसेंस लेते हो डिवाइस का और उसको रजिस्टर करते हो, तो वो सारे डिवाइस आपके कहाँ दिखते हैं, एक ही कंसोल पर दिखते हैं। 40 क्लाउड पर देते हैं ना, एक ईमेल आईडी है, आप सपोर्ट पोर्टल पे जाओ, सपोर्ट पोर्टल पे आप लॉगिन करके आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। तो वहीं पर ही आप जब जहाँ से आप कंप्लेन रेज करते हो तो वहां पर आपको क्या दिखाता है, डिवाइसेस भी दिखाता है। जैसे आपने अगर किया हो तो सिस्को वगैरह की कंप्लेन रेज करी हो तो वहाँ पे सारी डिवाइस की डिटेल दिखाता है। तो ऐसी 40 क्लाउड होता है हमारा सिस्को सपोर्ट पोर्टल की तरह ही 40 क्लाउड सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके सारे डिवाइसेस दिखाई देंगे, और ये आपका यहाँ पे नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, लाइसेंस डिवाइस नहीं है। लाइसेंस होगा तो ये आपका 40 क्लाउड पर भी दिखाएगा और यहाँ पर भी स्टेटस आपको अनेबल दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी फैब्रिक, जो जो फीचर आप अनेबल करोगे तो यहाँ पे डार्क होते रहेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल, आपने कंसोल ले रखा है, एचटीटीपी ले रखा है, और ये सब चीजें यहाँ पे दिखाएगा एडमिनिस्ट्रेटर में। सीपीयू लोड दिखा देगा 1%। मेमोरी कितनी जा रही है अभी, करंट यूसेज 61%, क्योंकि 1 GB रैम यूज हो रही है। करंट सेशन कितने, 6 सेशन। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको दिखाता है। अगर आपको और देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप टाइम लगा सकते हो, 1 आवर में कितने सेशन हुए। तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो 0 सेशन 0 सेशन। तो ये चीजें हमारी ट्रबल शूटिंग में काम आती है, कब कितने सेशन हुए, कब कितना स्पाइक गया, है ना। अब जैसे मेमोरी का ही देखना है मेरे को, कई बार होता है ना मेमोरी हाई जा रही है, कंजर्व मोड में चला गया, या एक्सेस नहीं हो रहा था, तो उस टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम को कम ज्यादा करके। जैसे मैं यहाँ पे 1 आवर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे हमारी मेमोरी हाई गई है और यहाँ पर हमारी 0% थी। तो ऐसे ही हमारा सीपीयू का लोड आप वेरीफाई कर सकते हो, कब आपका सीपीयू हाई गया है, कम गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। सीपीयू कितना जा रहा है, यहाँ पे 3% जा रहा है। ऐड विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें होती हैं ऐड करने के लिए, वो आप ऐड कर सकते हो, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। अब ये हो गया हमारा जीयूआई। अब आपको देखना है सेम चीजें सीएलआई से। सीएलआई से क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल भी होता है, और आपको कैसे देखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कंसोल लोगे, यहाँ पे आपको कमांड रन करनी है, गेट सिस्टम स्टेटस। ये कमांड रन करी। अब यहाँ पे आप क्या क्या चीजें देख सकते हो। वर्जन है आपका 40 गेट का, वीएम वर्जन है। वीएम हम अभी यूज करें VM64 KVM। और जो फर्मवेयर वर्जन है कौन सा है हमारा, वर्जन 6.4.4। बिल नंबर हमारा 1803। जीए का मतलब होता है यहाँ पे जनरल अवेलेबिलिटी, आप इसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस फर्मवेयर में कोई भी इश्यू आपको नहीं आएगा, तो जनरल अवेलेबल आपको करवा रखा है।
तो वायरस का डेटाबेस कौन सा है अभी, एक्सटेंडेड डेटाबेस कौन सा है, एक्सट्रीम डेटाबेस कौन सा है, ये डेटाबेस कौन सा होता है, एक्सट्रीम और एक्सटेंडेड, ये हम डिस्कस करेंगे एंटीवायरस में। ये एंटीवायरस का आपका डेटाबेस होता है। आईपीएस का डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हो, ऐप ऐप डीबी कौन सा है ना, ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। आईपीएस मलेशियस यूआरएल डेटाबेस। अब लाइसेंस देखो, लाइसेंस यहाँ पे वैलिड दिखा रहा है। अगर आपका लाइसेंस वैलिड होगा तो यहाँ पर आपको वैलिड दिखाएगा। ये अभी हम इवैल्यूएशन लाइसेंस दिखा यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हमको वैलिड दिखाई दे रहा है। अब इवैल्यूएशन लाइसेंस एक्सपायर की डेट देख सकते हो यहाँ पे, कब एक्सपायर होगा हमारा लाइसेंस, अगस्त 28 में। तो ये आज ही रीसेट किया है तो दोबारा से 1 मंथ के लिए हमें मिला है। ये 28 को हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। ये अभी कितने दिन के लिए मिला है हमें, तो यहाँ पे डेट हमें नहीं दे रखी है। 28 अगस्त आई थिंक यही हमारी डेट है, तो 14-15 दिन में ये एक्सपायर हो जाएगा। और रिसोर्सेज क्या क्या एलोकेट कर रखे हैं हमने। अब जैसे क्या होता है वीएम में तो आप खुद से एलोकेट करते हो ना रिसोर्सेज, तो ऐसे ही यहाँ पर दिखा रहा है एक 1 CPU आपको मिला हुआ है, 1 में से 1। आपकी जो रैम है, रैम कितनी है, 1000 यानी कि 1 GB के अराउंड। और ये कितने में से मिली आपको, मैक्सिमम आप इसमें 2 GB असाइन कर सकते हो। अब इसके बाद आता है लोग हार्ड डिस्क, जो लोग्स होता है आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। यहाँ पे हार्ड डिस्क हमारे पास नहीं है इस फायरवॉल के अंदर। जो आपके फिजिकल डिवाइस होंगे उनमें क्या मिलेगा आपको, हार्ड डिस्क मिलेगा, एसएसडी मिलेगा आपको। फायरवॉल का होस्ट नेम क्या है, ऑपरेशन मोड क्या है, ट्रांसपोर्ट मोड है या सॉरी ट्रांसपेरेंट मोड में आप यूज कर रहे हो या फिर नेट मोड में यूज कर रहे हो। नेट मोड में क्या होता है, नेट मोड में आप आईपी असाइन करते हो और राउटिंग वगैरह आप करवा सकते हो अपने फायरवॉल से। जो ट्रांसपेरेंट मोड में होता है उससे आप राउटिंग नहीं करवा सकते हो, है ना। तो वो चीजें होती है। करंट वर्चुअल डोमेन हम अभी देखेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जब भी आप फायरवॉल लेते हो तो रूट डोमेन आपको मिलेगा। तो वर्चुअल डोमेन यहाँ पे अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो वर्चुअल डोमेन में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सिस्को के अंदर कॉन्टेक्स्ट। किसी ने पढ़ा है कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। जी सर। कॉन्टेक्स्ट होता है या आपने देखा होगा वीआरएफ होता है ना, वर्च हाँ वीआरएफ। है ना, वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग। जैसे अलग अलग राउटर आपने कॉन्फ़िगर कर दी है अलग से एक ही डिवाइस के अंदर। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, एक ही डिवाइस के अंदर आपने मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल बना दिए, है ना। सिस्को में यूज होता है, पालो अल्टो में आपका वीसीस होता है, तो वर्चुअल आपने फायरवॉल बना दिए उसके लिए अंदर अलग अलग क्लाइंट के लिए, अलग अलग क्लाइंट के लिए वीआरएफ आपने क्रिएट कर दी। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वीडोम होगा। तो वीडोम आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूट होता है। आप अलग से वीडोम क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको क्या करना होता है, लाइसेंस लेना होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल डोमेन, इसमें मैक्सिमम विडोम कितने क्रिएट कर सकता है, एक जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा रूट। वर्चुअल डोमेन स्टेटस नेट मोड में हमारा यूज हो रहा है अभी। जो हमारा विडोम स्टेटस है वो नेट मोड में अभी यूज हो रहा है, रूट विडोम। वर्चुअल डोमेन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे डोमेन कॉन्फ़िगरेशन अभी डिसेबल है। देखो अभी बाय डिफॉल्ट जो है ना हमारा रूट विडोम होता है ना। जब हम कोई न्यू विडोम कॉन्फ़िगर करेंगे या विडोम वगैरह आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा डिसेबल अनेबल, ये वेरीफाई करना है एक बार। और इसके बाद आपका देखो करंट एचए मोड आप देख सकते हो। जब हम एचए करेंगे, जैसे यहाँ पर स्टैंड लोन दिखा रहा है तो यहाँ पे दिखाएगा एक्टिव स्टैंड बाय या आपका फिल ओवर, तो वो हम यहाँ पे दिखाएगा आपको। जैसे कि एक्टिव पैसिव में कॉन्फ़िगर करोगे तो एक्टिव पैसिव दिखाएगा, एक्टिव एक्टिव होगा तो एक्टिव एक्टिव। वो हम दोबारा से वेरीफाई करेंगे जब हम ये जो कमांड है ना हमारी गेट सिस्टम स्टेटस, तो ये हमारी काफी यूजफुल कमांड है। ये बार बार हमारी यूज होगी, बार बार हमें फर्मवेयर चेक करना है या कुछ हमें वेरीफाई करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब 40 OS है यहाँ पर, 86 और 64। और यहाँ पर रिलीज वर्जन कौन सा है, जनरल अवेलेबिलिटी। और यहाँ पर ये दोबारा से आपको
बिल नंबर दिखा रहा है, आई थिंक, रुको वेरीफाई कर लेते हैं। 1803, देखो दिखा रहा है बिल नंबर। तो ये सेम यहाँ पर आपको लास्ट में ब्रांच पॉइंट में बिल नंबर दिखा रहा है। तो अभी तक कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नहीं सर। नहीं सर। अब जैसे, ओके गुड। तो नेटवर्क में आओगे तो नेटवर्क में आके ना आपकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं स्लाइड पर। ये जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाना था किस टाइप का कंसोल दिखता है, क्योंकि थ्योरी थ्योरी पढ़ने में भी हमें मजा नहीं आता है कि बार बार थ्योरी थ्योरी करते रहो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखता रहता है तो अच्छा लगता है। अब जैसे यूजर हमें क्रिएट करने होते हैं, तो यूजर किस टाइप से आप क्रिएट करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग दे रखे है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और लोकल यूजर। अब देखो यहाँ पे यूजर क्यों क्रिएट करते हैं। अब यूजर किस टाइप के होने चाहिए? यूजर हम क्रिएट करते हैं फायरवॉल को लॉगिन करने के लिए, या फिर आपका एलडैप यूजर हो सकता है, उसको भी क्रिएट कर सकते हैं हम फायरवॉल लॉगिन करने के लिए। या फिर हम और किस टाइप से कर सकते हैं, एलडैप हमने इंटीग्रेट कर दिया, यूजर बेस्ड पॉलिसी क्रिएट करनी है, आपने कोई ग्रुप ऐड किया, ग्रुप के लिए कोई चीज आपने क्या कर दी, ब्लॉक कर दी। सपोज करो एचआर आपने ग्रुप क्रिएट किया एलडैप में और इसके लिए कुछ चीजें आपको ब्लॉक करनी है, तो आप क्या करोगे, अपने फायरवॉल से एलडैप इंटीग्रेट करोगे, वो सारे ग्रुप आपको फायरवॉल में दिखने लगेंगे। फिर उसके हिसाब से आप पॉलिसी बना सकते हो। एक तो वो हो गया, वो हम देखेंगे जब एलडैप कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा यूजर क्रिएशन नॉर्मल। हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे स्टेप है सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाके, ये होता है हमारे फायरवॉल लॉगिन से रिलेटेड। अब इसमें लोकल यूजर आप क्रिएट कर सकते हो और रिमोट यूजर भी क्रिएट कर सकते हो। रिमोट यूजर कहने का मतलब है रिमोट सर्वर पर जो आप यूजर क्रिएट करोगे वो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। जैसे कि आपने सर्वर के अंदर क्या किया, कोई भी यूजर ज्वाइन करता है तो आप क्या करते हो कि भाई इसके यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दो, तो ऑटोमेटिक आते हैं ना आपके पास बन के। जब आपका मैनेजर ईमेल करता है तो आप फायरवॉल में तो उसको कॉन्फ़िगर नहीं करते, या जो भी प्रोसेस होता है डिपेंड करता है अपने अपने डिवाइस पर। हो सकता है किसी फायरवॉल में वो यूजर ऐड करना पड़े। अब जैसे एडी टीम ने क्या किया, एडी टीम ने एक यूजर क्रिएट कर दिया यहाँ पर सोहन नाम से। सोहन नाम से क्रिएट कर दिया और उसके लिए सेट कर दी पॉलिसी कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी ये यूजर लॉगिन करेगा तो ये क्या करेगा, पासवर्ड अपना चेंज करेगा। तो इसका पासवर्ड किसी को पता नहीं होगा, लैपटॉप मिला, लैपटॉप में इसने लॉगिन किया, पासवर्ड चेंज हो गया। अब ये आईटी का यूजर है तो इसके लिए दोबारा से रिक्वेस्ट आएगी, ये यूजर है तो इसको फायरवॉल के लिए भी एक्सेस चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एडी टीम होगी, एडी टीम या फिर आप बोल सकते हो रेडियस सर्वर, रेडियस सर्वर भी आपने कॉन्फ़िगर करना हो सकता है, या फिर आपने टैकेज सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा होगा। तो ये सारे ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे यूज होते हैं। अगर आपने एलडैप यूज कर रखा है तो आपका एडी मतलब कि एडी का यूजर नेम पासवर्ड पता होगा आपकी फायरवॉल टीम को, क्योंकि उसके पास रिक्वेस्ट आएगी ये यूजर नेम है और डिपार्टमेंट कौन सा है, और हो सकता है एम्प्लॉय कोड और मोबाइल नंबर ये भी जाता हो। और इसके लिए आप क्या करो, यूजर क्रिएट कर दो। तो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर जाके यूजर नेम डालेगा और ये रिमोट सर्वर ग्रुप को चूज करेगा और उस यूजर को यहाँ पे ऐड करवा देगा। पासवर्ड हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती FortiGate के अंदर। तो पासवर्ड यूजर को पता ही होगा जो उसने चेंज कर लिया, पासवर्ड भी किसी को नहीं पता लगा ओनली यूजर के अलावा, और उसका यूजर यहाँ पर क्रिएट भी हो गया। और जो लोकल यूजर आप क्रिएट करते हो तो उसमें आप मैनुअली डिफाइन करते हो यूजर नेम और अपना पासवर्ड। लोकल यूजर में आपको पता होता है क्या यूजर नेम है क्या पासवर्ड है। अब इसकी हियरार्की क्या होता है, अब यहाँ पे देखो प्रोफाइल्स होती है हमारी कुछ, है ना। प्रोफाइल्स कहने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल्स में हम क्या करते हैं, परमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो परमिशन में क्या होगा, अब जैसे कुछ न्यू ट्रेनी आते हैं, किसी को आपने देना है रीड एक्सेस, रीड एक्सेस दे दिया। अब कोई नेटवर्क का बंदा आ गया या फिर कोई न्यू यूजर और आ गया, उसको आपने क्या दे दिए, नेटवर्क इंटरफेस के एक्सेस दे दिए। टीम के अंदर भाई एक बंदा सिर्फ नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेगा, उसके अलावा छोटी मोटी मॉनिटरिंग करेगा।
या फिर कोई ट्रेनी है, ट्रेनी को या फिर कोई न्यू ज्वाइनी है, न्यू ज्वाइनी क्या हुआ, आपने पहले मॉनिटर किया 1 महीने तक कि भाई इस बंदे को काम आता है थोड़ा थोड़ा, तो आप क्या करोगे, उसको स्लोली स्लोली एक्सेस देना स्टार्ट करोगे। पहले आपने नेटवर्क के दे दिए, फिर आपने सिक्योरिटी प्रोफाइल के दे दिए, फिर आपने इसको वीडोम के दे दिए, या कुछ जो भी आपके स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग स्लोली स्लोली उसको एक्सेस देना प्रोवाइड करोगे, एक्सेस दोगे और देखोगे कि यहाँ पे यूजर को काम आता है नहीं आता है। जब फाइनली आपको कंफर्म होता है हाँ यूजर ठीक है यार, ये तो ओके रिपोर्ट है, कोई इशू नहीं है, तो आप उसको रीड राइट के एक्सेस दे सकते हो। ऐसे ही होता है ना। जी सर। है ना, रीड राइट के एक्सेस उसको दे सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर देते हो यहाँ पे, ये मल्टीपल ऑप्शन होता है, इसमें ऑप्शन होता है आपको एक्सेस देना है या नहीं देना है, रीड ओनली देना है, ये सब चीजें ऑप्शन होता है किस किस के लिए क्या क्या है, वो आपको अनेबल करना होता है, वो हम देखेंगे। अब जो प्रोफाइल में यूजर होता है, हिरारकी क्या होती है, सुपर यूजर होता है पहले तो, जिसको हम सुपर एडमिन भी बोल सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारा यूजर होता है, जैसे कि हमने अभी एडमिन यूजर से लॉगिन किया, इसको क्या होंगे, रीड एंड राइट दोनों के एक्सेस होंगे। तो वो क्या होता है हमारा बाय डिफॉल्ट, जो एडमिन होता है वो होता है हमारा सुपर यूजर। सुपर यूजर होंगे उसको सुपर एक्सेस होंगे सब चीजों के। उसके बाद होता है, और देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल बना रखे ना सुपर एडमिन के नाम से, आप प्रोफाइल भी बना सकते हो कोई न्यू यूजर के लिए, उसको भी आपको अगर सुपर एडमिन के एक्सेस देना है तो वो आप दे सकते हो फुल। और सुपर जो एडमिन होता है ना उसको फुल ग्लोबल एक्सेस होता है। और जो कस्टम प्रोफाइल होती है, कस्टम प्रोफाइल में आपने क्या डिफाइन कर दिया, नेटवर्क के एक्सेस हो, सिक्योर नेटवर्क के एक्सेस हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल के एक्सेस हो, और उसको डैशबोर्ड के एक्सेस हो, या फिर आपने और डिफाइन कर दिया तो यहाँ पर लॉग्स के उसको एक्सेस दे दिए ट्रबल शूटिंग के लिए। तो ये एक्सेस आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसके लिए आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, और वो आ जाता है आपका कस्टम प्रोफाइल में। और जो भी यूजर होगा उसको आप कस्टम प्रोफाइल असाइन यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा प्रोफ एडमिन। प्रोफ एडमिन की आप प्रोफाइल बना सकते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एडमिन आप बोल सकते हो, है ना। तो प्रोफेशनल एडमिन में क्या होता है, अब सपोज करो आपके पास एक डिवाइस है, जैसे आईएसपीएन पे क्या होता है, एक राउटर होता है ना, राउटर को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसे ही आपके पास एक फायरवॉल है, फायरवॉल के अंदर आपने विडोम क्रिएट कर दिया, विडोम 1, विडोम 2, विडोम 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे अगर आपने प्रोफ एडमिन कॉन्फ़िगर किया है ना, जो प्रोफ एडमिन आपने क्रिएट कर दिया 6 के लिए, विडोम 6 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोफ एडमिन वाला यूजर है ना, जो प्रोफाइल आपने बनाई है कस्टम प्रोफाइल, तो ये एक्सेस कर पाएगा विडोम 6 को। तो इसको दूसरे फायरवॉल विजिबल नहीं होंगे, ना ही 4 होगा। तो ऐसे ही आपको ये कस्टम प्रोफाइल बनानी होती है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको 6 और 5 एक्सेस हो, दोनों फायरवॉल दिखे, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। और जो सुपर यूजर होगा उसको तो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें हमारी यहाँ पर विजिबल होंगी, तो सुपर यूजर को कोई भी हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो ये भी आपको काफी ध्यान में रखना पड़ता है, अगर कोई यूजर आ रहा है तो उसको किस टाइप के एक्सेस देने हैं। तो कभी भी आप क्रिएट करते हो तो लोकल यूजर अगर आप क्रिएट भी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या एक्सेस देनी है। तो पहले तो ट्राई करो कि आपके एनवायरनमेंट में एलडेप हो, अगर एलडेप नहीं है तो लोकल यूजर भी आपका चलता है, लोकल यूजर में आपको कस्टम प्रोफाइल बनानी होती है। तो ट्राई करो कि उसको आप सुपर यूजर ना बनाओ, सुपर यूजर मत बनाओ, बाकी सारी एक्सेस उसको प्रोवाइड कर दो जो जो उसको चाहिए। है ना, कई बार आपने देखा होगा टीम में आपको कुछ चीजें विजिबल नहीं होती है, आपको सिर्फ नेटवर्क विजिबल है, डैशबोर्ड विजिबल है, आधी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, है ना। तो वो सब एक्सेस का काम होता है, आपको क्या क्या एक्सेस प्रोवाइड कर रखे हैं। सर अब एक क्वेश्चन है, ये विडोम में सर जैसे हमने सपोज 2 विडोम, अच्छा आप विडोम अभी बता ही रहे हैं, ठीक है बताइए फिर क्वेश्चन करता हूँ मैं, शायद क्लियर हो जाए इसी पे। विडोम में क्या होता है, ये आपका फिजिकल बॉक्स हो गया। अब इसमें आपने विडोम क्रिएट कर लिए, विडोम 1, विडोम 2, विडोम 3। ये आपके पास कोई क्लाइंट है, सपोज करो यहाँ पे क्लाइंट ए के लिए बना दिया है, ये क्लाइंट बी के लिए बना दिया, क्लाइंट सी के लिए, आपके पास की 3 फायरवॉल हो गए।
तो जो क्लाइंट ए है ना वो क्लाइंट बी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता अगर आपने ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट विडोम बना रखे, और ना ही क्लाइंट बी जो है क्लाइंट सी से, यानी कि विडोम 3 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो उनको फील ही नहीं होगा। और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, एक ही सिंगल आईपी को आप शेयर कर सकते हो सबके साथ, ये चीजें भी होती है ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। और इनको मैनेज करने के लिए अलग अलग आप यूजर प्रोवाइड कर सकते हो भाई, जैसे कंपनी सी है तो इसके लिए एक आईटी वाला बंदा आपने हायर कर लिया, इसके लिए आपने अलग से कोई आईटी यूजर है वो हायर कर लिया, या जो भी आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैनेज करेगा। और कंपनी ए को कंपनी एक आईटी मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर इसको मैनेज करेगा। तो ये होता है। और जो सुपर यूजर होता है, सुपर यूजर किसको एक्सेस कर सकता है, सारे विडोम को एक्सेस कर सकते हैं। जो मैनेजर होगा मैनेजर को सारे एक्सेस दे दिए, और जो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है L1 है, तो उसको पर्टिकुलर वन वन विडोम का आपने एक्सेस दे दिया। वन सिक्योरिटी डोमेन, मल्टीपल सिक्योरिटी डोमेन। विडोम स्प्लिट FortiGate इनटू मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस। अब विडोम क्या करता है, एक डिवाइस को मल्टीपल वर्चुअल डिवाइस में स्प्लिट करता है। दे एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज, राउटिंग टेबल एंड सो ऑन। जो उनका क्या होता है, राउटिंग पॉलिसी अलग होगा, पॉलिसी अलग होगा, वीपीएन अलग होगा, सब चीज इनका इंडिपेंडेंट होता है, कोई किसी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। पैकेट्स आर कंफर्म टू सेम विडोम। बाय डिफॉल्ट FortiGate सपोर्ट अप टू 10 विडोम। जो बाय डिफॉल्ट होता है FortiGate कितने विडोम सपोर्ट करता है, 10 विडोम सपोर्ट करता है। हाई एंड मॉडल अलाउ फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल विडोम। अगर हाई एंड मॉडल है आपके पास और आपको एडिशनल विडोम चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से परचेज करने पड़ेंगे विडोम। आप बताओ क्या क्वेश्चन है कुछ। हाँ सर, ये वीडोम जैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें वैन इंटरफेस होगा सर, वो भी दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्या? आप करना चाहो हर कर एक सकते वीडोम, हो। आप हर एक करना चाहो वीडोम के कर, लिए। हाँ आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए वैन अलग कर दिया, इसके लिए वैन अलग कर दिया, इसके लिए वैन अलग कर। अगर आप शेयर्ड बनाना चाहते हो तो शेयर्ड भी बना सकते हो, एक ही वैन को यूज करके सारे काम करेंगे, वो चीजें भी आप कर सकते हो। जैसे मल्टीपल आईएसपी अगर हम यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वैन भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे होता है ना राउटर में एक वैन हो गया, ये इस हम्म। पे टाटा आ गया, इस पे एयरटेल आ गया, वो तो इसमें भी चीजें होंगी ना। एक वैन से तो बिल्कुल काम चलेगा नहीं, वो डाउन हो गया तो फिर कैसे काम। बिल्कुल। ओके। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। यूजर क्रिएशन में आता है सेम वही चीजें, सुपर एडमिन होगा, सुपर एडमिन को किस किस के एक्सेस होंगे, ओनली द अकाउंट नेम्ड एडमिन और अकाउंट विद द सुपर एडमिन। सुपर एडमिन के सुपर एडमिन की जो अकाउंट होगा उसको किस किस के एक्सेस होंगे, विडोम 1 के, विडोम 2 के, विडोम सी के, यानी ABC तीनों कंपनी के एक्सेस हो सकते हैं एडमिन यूजर को। या तो आपने जो जिसका अकाउंट होगा उसका नेम होगा एडमिन, जो बाय डिफॉल्ट एडमिन ही होता है, उसको तो सबके एक्सेस होंगे। और अकाउंट विद द सुपर एडमिन, जो सुपर एडमिन की प्रोफाइल होगी उसको भी सबके एक्सेस होंगे। सुपर एडमिन क्या है, ये सुपर एडमिन एक प्रोफाइल है यहाँ पे, और जो एडमिन है वो यूजर है। अगर आपने कोई न्यू यूजर क्रिएट किया और उसको प्रोफाइल असाइन कर दी सुपर एडमिन की, तो उसको भी सारे विडोम हमारे एक्सेसिबल होंगे। कैन कॉन्फ़िगर एंड बैकअप ऑल विडोम्स, बैकअप भी ले सकता है। जैसे बैकअप लेने के लिए आपने क्या किया, कोई प्रोफाइल बना दी, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग विडोम असाइन कर सकते हो, उन विडोम का क्या ले सकता है, बैकअप ले सकता है। या आपने क्या किया, रीड ओनली एक यूजर बना दिया, रीड ओनली यूजर बना दिया और उसको पार्ट बना दिया सारे विडोम का। अब वो क्या करेगा, सारे विडोम का बैकअप ले सकता है वन बाय वन। तो ये होता है, अगर आप अलग अलग से यूजर बनाना चाहते हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। If you want to grant access to all the VDOMs and global settings, select super admin as a access profile when configuring the administrator account similar to the account named admin. This account can configure all VDOM, है ना। अगर आप सुपर एडमिन की प्रोफाइल बनाते हो, उसको असाइन करते हो, तो वो क्या कर सकता है, सारे एडमिन को सारे विडोम को कॉन्फ़िगर कर सकता है ना। पर विडोम एडमिनिस्ट्रेशन, other administrator can access only their assigned VDOMs, cannot access global setting.
अब यहाँ पे क्या होगा, वही एक्सेस वाली बात है, जो आपने एक्सेस दे रखे हैं वो उसको एक्सेस मिलेंगे, सारे विडोम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर है, आपने इस विडोम 1 के एक्सेस दिया है तो वो दूसरे 2 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपने इसको एक्सेस दे दिया कि सिर्फ 2 विडोम को एक्सेस कर पाए, वो भी आप कर सकते हो। इन मोस्ट केसेस यू स्टार्ट बाय क्रिएटिंग वन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पर विडोम। दैट एडमिनिस्ट्रेटर इज chiefly responsible for that domain, including the configuration and backup of the VDOM। आप क्या करते हो, जनरली एक VDOM का पार्ट एक ही यूजर को एक ही यूजर को बनाते हो, यानी कि सिंगल यूजर बना दिया, उसी को आपने एक VDOM का पार्ट बना दिया। उसके अंदर वो क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता है, बैकअप भी ले सकता है, सब चीजें परफॉर्म कर सकता है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यू मे नीड टू मेक मल्टीपल VDOM एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। मल्टीपल विडोम के एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्रिएट करने पड़ सकते हैं लार्ज एनवायरनमेंट के अंदर, लार्ज एंटरप्राइज के अंदर। यू कैन असाइन मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर टू ईच विडोम। मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर बना के मल्टीपल विडोम के आप उनको एक्सेस प्रोवाइड करवा सकते हो। यू कैन सब डिवाइड परमिशन यूजिंग एक्सेस प्रोफाइल in order to follow best practice for segmentation of duties. The conserve is also possible if required. You can assign an administrator to the multiple विडोम। ये वही है, परमिशंस की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई अगर आपका कोई लार्ज एंटरप्राइज है, उसमें आप चाह रहे हो कि मल्टीपल विडोम के एक्सेस हो किसी यूजर का, वो आप क्रिएट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं सेटिंग दिखा देता हूँ। तो कल हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने फायरवॉल लॉगिन किया, तो यहाँ पे हम यूजर क्रिएट करके देखेंगे और एक्सेस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। जैसे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, चलो आज ही इसको कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, गेस्ट यूजर क्रिएटेड है। यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर में जाके देखना है ना, सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों यूजर हमारे अलग अलग है। जो सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है ये अलग है। अब देखो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सी प्रोफाइल यहाँ पे है, सुपर एडमिन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिसेबल्ड है और ये लोकल यूजर है। अगर आपको न्यू यूजर क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर पर जाओगे, यहाँ पर सपोज करो मैंने दीपक के नाम से यूजर क्रिएट किया और पासवर्ड कर दिया एडमिन, और यहाँ पर भी मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। और एडमिन प्रोफाइल देखो यहाँ पर कितने टाइप की आ रही है, एडमिन नो एक्सेस, प्रोफेशनल एडमिन, सुपर एडमिन रीड ओनली। मैंने यहाँ पे क्या किया, सुपर एडमिन रीड ओनली बना दिया दीपक को। अब मैं क्या करता हूँ, चंदन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। चंदन क्रिएट किया, लोकल यूजर है, पासवर्ड मैंने सेट किया। कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, यहाँ पे आप कमेंट भी डाल सकते हो। और यहाँ पर एडमिन प्रोफाइल कौन सी दे दी मैंने, प्रोफेशनल एडमिन। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ये लॉगिन कर लिया मैंने, इसको मैं दूसरे ब्राउज़र पे ओपन कर। अब मैं यहाँ पे पहले लॉगिन करता हूँ दीपक से। अब ये क्या करें, चेंज योर पासवर्ड, तो हम अभी चेंज नहीं करते, इसको मैं लेटर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो हमने दीपक बनाया था वो क्या बनाया था, रीड ओनली बनाया था। रीड ओनली में हमें क्या दिख रहा है, सब चीजें दिख रही है, जो जो ऑप्शन आ रहे थे। देखो नेटवर्क की सेटिंग भी दिख रही है हमें। नेटवर्क पे हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। देखो नेटवर्क में हमें सिर्फ व्यू का ऑप्शन आ रहा है, कुछ कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकते। सपोज करो पोर्ट 2 है, पोर्ट 2 पर मैं आईपी डालता हूँ। यहाँ पर पोर्ट 2 पर अगर मैं आईपी डालता हूँ, देखो नीचे रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, सेव करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे 1.1.1/24 डालता हूँ तो नीचे सेव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा।
अगर आपको रीड ओनली प्रोफाइल असाइन करनी है तो ऐसे आप कर सकते हो, जैसे हमने अभी दीपक यूजर क्रिएट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चंदन से लॉगिन करता हूँ। चंदन एडमिन, लेटर करेंगे इसको, और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ नेटवर्क के अंदर। चंदन को भी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये कौन सा एडमिन है? प्रोफेशनल एडमिन। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे पोर्ट 4 पर कोई आईपी असाइन करना। देखो यहाँ पे आ रहा है ओके का ऑप्शन, और जो दीपक यूजर था उसमें क्या आ रहा था, हमें रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डीएमजी और मैं इसको ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे पोर्ट 4 आ गया डीएमजी, और पोर्ट 1 में मैं यहाँ पर कर देता हूँ अनडिफाइंड की जगह वैन कर देता हूँ। वैन आ गया, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंटरनेट। हो गया हमारी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इंटरनेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ इस वाले पे, और यहाँ पर एक कमांड रन करता हूँ, गेट सिस्टम इंटरफेस। इंटरफेस नहीं, हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये एडमिन यूजर है हमारा, देखो साइड में आपको दिखेगा कौन से यूजर से हमने लॉगिन कर रखा। तो यहाँ पर हमारा ये चेंज होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखा रहा है ना, वैन इंटरफेस अननोन वैन आईपी, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको हम देखेंगे लेटर ऑन। लेकिन आपका जो भी वैन आईपी है उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाता है। तो आप ट्राई करना अपने रियल एनवायरनमेंट में इसको, और देखो यहाँ पे चंदन से लॉगिन किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अभी सारी चीजें हमें विजिबल थी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। सिस्टम में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाएंगे, इसके नीचे आपको दिखाई देगा एडमिन प्रोफाइल। अब यहाँ पर दो प्रोफाइल क्रिएटेड है बाहर, यहाँ पर एक है प्रोफ एडमिन और दूसरा है सुपर एडमिन। अब जो प्रोफ एडमिन है उसमें सिंगल यूजर है, और जो सुपर एडमिन है इसमें दो यूजर है हमारे। दो यूजर कौन कौन से आपका, एक है फैब्रिक एडमिन, एक है आपका सिंपल एडमिन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्रिएट करता हूँ प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑडिट। अब जो ऑडिट करते हैं बंदे उनको क्या चाहिए होता है, रीड ओनली चाहिए होता है। या फिर आप यहाँ पर अमन के नाम से एक यूजर क्रिएट कर सकते हो जो आईटी में ही ज्वाइन किया है। आईटी में ज्वाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज करो आपने किसके एक्सेस देने हैं इसको, लॉग रिपोर्ट्स के देने हैं। यहाँ पे नन है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे रीड राइट कर दिया आपने। अब आपने इसको किसके देने हैं एक्सेस, अब आप दे सकते हो इसको नेटवर्क के एक्सेस दे दिया आपने, और यहाँ पर आपने दे दिया परमिट यूसेज ऑफ सीएलआई डायग्नोस्टिक कमांड्स। अब जो डायग्नोस्टिक कमांड होती है हमारी सीएलआई के थ्रू वो रन कर पाए, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को अनेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको डिसेबल कर सकते हो, डायग्नोस्टिक कमांड उसको नहीं पता लगेगी, और सीएलआई का एक्सेस भी नहीं आएगा। और सीएलआई का भी एक्सेस देना है तो इसको आप अनेबल कर सकते हो। और टाइम आउट, ओवरराइड टाइम आउट, यहाँ पे टाइम आउट यहाँ पे 10 मिनट है बाय डिफॉल्ट, और नेवर टाइम आउट भी कर सकते हो, और आप इसको डिसेबल भी छोड़ सकते हो। तो ऑलवेज आप प्रेफर करो कि टाइम आउट आप डिफाइन करो कि 5 मिनट बाद ऑटो लॉग आउट हो जाए या ऐसा कुछ, है ना। क्योंकि अगर मान लो भूल गए आप लॉग आउट करना है तो फिर उसका एक्सेस वहीं रह जाएगा। ओके किया मैंने, और ये अमन था हमारा, इसका प्रोफाइल हमने चेंज करना था, गलत बना दिया हमने ना। यहाँ पे मैं इंटर्न के नाम से बना देता हूँ। इंटर्न अमन के नाम से तो प्रोफाइल नहीं बनेगी ना। नेटवर्क के एक्सेस दे दिए मैंने इसको, और इसको मैंने दे दिए नेटवर्क के, हो गए लॉग एंड रिपोर्ट्स की, दो एक्सेस मैंने इसको प्रोवाइड कर दिए। अभी मैंने ओके कर दिया। इंटर्न को मैंने दो एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएट किया अमन के नाम से, यहाँ पे पासवर्ड सेट किया, और पासवर्ड को हम कंफर्म करेंगे यहाँ पे। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल में आ रहा है हमारा इंटर्न,
इंटर्न को मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। अमन एडमिन, पासवर्ड चेंज के लिए पूछ रहा है, ओके करेंगे, लेटर करेंगे इसका, ओके किया। अब देखो, दिख रहा है आपको कितने एक्सेस है इसको, नेटवर्क के एक्सेस मिल गए जो जो नेटवर्क के अंदर थे। और वो भी कौन से मिले होंगे इसको, रीड राइट के मिले होंगे। देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, डीएमजी का नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। डीएमजी की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटरनेट 2 या फिर लोकल कर देता हूँ। ओके किया। देखो यहाँ पे ये चेंज कर पा रहे हैं, लोकल आ गया अब यहाँ पे पोर्ट 4 पे। तो ये एक्सेस मैंने प्रोवाइड किए थे, इन पर ये काम कर पा रहा है। जब भी कोई न्यू ज्वाइनी आता है तो उसको आप क्या करते हो, धीरे धीरे एक्सेस प्रोवाइड करते हो। पहले नेटवर्क का दिया, फिर किसी और चीज का दे दिया, एसडी वैन जोन का दे दिया आपने, तो ये चीजें इसको दिखाई देगी नेटवर्क से रिलेटेड। और डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा यहाँ पे। डैशबोर्ड में आप यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हो, सिर्फ यही चीजें ऐड कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, एडमिन यूजर को काफी सारी चीजें यहाँ पे ऐड करने के लिए ऑप्शन मिलता है। डीएचसीपी हो गया, राउटिंग हो गया, एसडी वैन हो गया, इंटरनेट बैंडविड्थ हो गया। और देखो लॉग्स एंड रिपोर्ट्स के एक्सेस दिए थे हमने, लॉग्स भी वो देख सकता है, जो भी लॉग्स होंगे। और सीएलआई भी वो एक्सेस कर सकता है। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, देखो कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल की कमांड नहीं चल रही है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो ये दो ही कमांड आ रही है। इसको सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड कमांड दिखाई देगी और लॉग से। अब कॉन्फ़िग सिस्टम में इंटरफेस यहाँ पे चलेगा, क्योंकि इंटरफेस हमने इसको असाइन कर रखे हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। अब हम चलते दोबारा से यहाँ पर। अब देखो, जब हमने यहाँ पर चंदन यूजर क्रिएट किया था तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये अनेबल करना है तो वो कर सकते हो, वो अभी हमें नहीं करना है। अब यहाँ पे दे रखा है कि रिस्ट्रिक्ट लॉगिन टू ट्रस्टेड होस्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि वही आईपी डालना है जिससे यूजर को एक्सेस हो। जैसे लैन में होता है ना, आपको पता है कि उसको मैंने क्या आईपी असाइन किया है, एक आईपी आपने बाइंडिंग कर दी किसी आईटी वाले बंदे की, कि उसको ऑलवेज सेम आईपी मिलेगा डीएचसीपी से, डीएचसीपी से या मैनुअल दे रहा कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम आईपी डाल देता हूँ, 192.168.190.200/24। सिर्फ इसी आईपी से इसको एक्सेस हो। चंदन अभी तक हमारा लॉगिन हो रहा था, मैं इसको ओके किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चंदन से लॉगिन करता हूँ। लॉग आउट किया, चंदन ऐड, ये वार्निंग आ रही है, इसको हम छोड़ देते हैं। अभी देखो, ये तो हमारा लॉगिन हो गया अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आईपी वेरीफाई करते हैं। वन नाइन टू 168.190.1। तो हम क्या करते हैं, यूजर पे जाएंगे दोबारा से। यहाँ पे देखो 190/24, ये मैंने किया था ट्रस्टेड होस्ट, हमारा लॉगिन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 180 कर देता हूँ। 180 कर दिया। और पहले मैं क्या करूँगा, इसको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। चंदन को अभी लॉगिन हो रहा है हमारा, इसको मैंने लॉग आउट किया। अब मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ।
अभी एक यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑथेंटिकेशन फेलियर बता रहा है। मैंने एडमिन यूजर लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको देखो बता रहा है। और मैं दीपक को लॉगिन करूँ तो यहाँ पर दीपक हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो एक्सेस को, ट्रस्टेड होस्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर 1 IP डाल सकते हो, जैसे 190.2 कर दिया मैंने, या 200 कर दिया /32। अब देखो इसका मतलब ये है सिर्फ 200 वाली IP से ही यूजर लॉगिन हो। इससे पहले मैंने /24 किया हुआ था, वो पूरा सबनेट आ गया था, तो इस वजह से यूजर क्या कर पा रहा था, लॉगिन कर पा रहा था। अब मैंने इसको लॉग आउट किया। कौन से यूजर में चेंजेस किया मैंने, चंदन के अंदर। देखो अभी भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 190.1 करता हूँ। देखो लॉगिन हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ पर जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर पर, क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल चीजें हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी नहीं देखना हमें। गेस्ट ग्रुप रिस्ट्रिक्ट एडमिन टू गेस्ट अकाउंट प्रोविजनिंग ओनली। तो यहाँ पे यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करता है, वो हमने आज देखा। तो 1 बाय 1 हम अभी और भी चीजें करेंगे इसके अंदर। तो अभी तक किसी को डाउट है यहाँ पर? नहीं सर। नहीं है ठीक है। तो आज इतना करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करना। कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना, है ना। ओके। सर वो EVNG में सर वो इंस्टॉल करने के लिए लैब का कैसे सेटअप करेंगे कुछ? उसके लिए मैं आपको इमेजेस शेयर करूंगा। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लैब सेटअप करते हैं ना। नेक्स्ट क्लास से तो यही था पब्लिक, अभी तक जो 2 हम्म। क्लास हो चुकी है हमारी डेमो, ये पब्लिक था, इसके बाद प्राइवेट क्लास होंगी हमारी। और उसमें क्या कहता है, पहले फिर आपको मैं इमेजेस शेयर कर दूंगा आज, उनको डाउनलोड कर लेना, आपका लैब सेटअप कर देंगे, है ना। ठीक है सर। है चलो। ना। ओके। ओके। थैंक यू सर।